हेलो डियर, आपका स्वागत है अपनी मेंसुरेशन 2D की अगली वीडियो के अंदर। और उम्मीद है कि बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होगे, बढ़िया तरीके से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन रखो। अगर कभी इधर उधर भटक जाते हो, एक आधी बार रूटीन टूट जाता है, दोबारा से ट्रैक पर आ जाओ। दिल छोटे किए बिना दोबारा से ट्रैक पर आ जाओ। तो अभी पेन नोटबुक निकाल लो, पढ़ने वाले हम यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने आपको थ्योरी करवा दी है सारी क्वाड्रिलेटरल्स की, उसके बाद क्या है कि एक एक करके इन सब के क्वेश्चंस करेंगे। तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, यहाँ पर थ्योरी नहीं होगी, क्वेश्चंस के थ्रू ही हम सीखेंगे चीज़ें। तो रोम्बस के क्वेश्चंस यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज इक्वल टू व्हाट। तो पेरीमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं लूँगा बिकॉज एक कंप्लीटनेस आनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं बीच में गैप्स छोड़ दूं फिर आप लिंक ना कर पाओ चीज़ों को। है हमें क्या है कि अपने एग्जाम के अंदर फ़ायदा होनी चाहिए। उसके लिए कई सारी चीज़ें रिपीट भी करनी पड़ेंगी, ईजी भी करनी पड़ेंगी, मुश्किल भी करनी पड़ेंगी। है सब कुछ हमें करना पड़ेगा, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। ठीक है भाई। तो पेरीमीटर अगर 40 है तो उसकी साइड कितनी हो जाएगी? उसकी साइड हो जाएगी 10। ठीक है, हाइट कितनी है? हाइट है 5। और उसका एरिया कितना होता है? एरिया होता है बेस इंटू हाइट, यानी कि 50। दैट्स इट, खत्म बात। ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक। रोम्बस का एरिया बेस इंटू हाइट, रोम्बस का बेस उसकी साइड, सारी साइड बराबर होती है। नेक्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 40 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो इसके डायगोनल्स, इसका पेरीमीटर बताओ। तो ये सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, जहां पर वो क्या करता है, ये रोम्बस के डायगोनल्स हैं, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये ले लो, ये कोई भी ले लो, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रोम्बस के अंदर। ठीक है, मेंसुरेशन 2D के अंदर। ठीक है, तो इसके डायगोनल है 40, तो यानी कि 20, 20, 21, इस आधे आधे बटेंगे, तो 20, 21, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 29। 20, 21, 29 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अभी आपको मौका मिला है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को रिवाइज करने का। एक बार साइड में पेज पर सारे लिख दो जितने भी आपको याद हैं, और देखो कौन सा मिस हुआ। ऐसे ही ये चीज़ें याद होती है, मैंने भी ऐसे ही किया है। जहाँ पर भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर मेरे को ठीक ठाक सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिख जाए तो मैं सारे लिख देता था एक बार साइड में। ठीक है, ऐसे ही मौके मिलेंगे। और क्या आपको लग रहा है मैं इन्विटेशन देने आऊँगा घर पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट रिवाइज करने के लिए? तो इसकी साइड हो गई 29, तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया? 29 इंटू 4, यानी कि 116। सिंपल। नेक्स्ट, इफ द मेजर ऑफ पेरीमीटर एंड वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। तो अब वो आपको क्या करेगा एग्जामिनर? हमारे पास तीन चीजें हैं, दो तो डायगोनल हो गए, ओके जी, और एक तीसरा ये साइड हो गई। तीन चीजें हैं टोटल, इनमें से कोई भी दो बता के तीसरी पूछेगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह के क्वेश्चन फिलहाल एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो साइड डायरेक्टली ना बता के पेरीमीटर बता देगा। ठीक है, डायगोनल्स यहाँ पर वो बता रहा है। द मेजर ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का मेजर है जी 40 सेंटीमीटर। ओके, तो एक साइड क्या हो जाएगी? एक साइड हो जाएगी 10, पेरीमीटर 4A होता है, एक साइड हो गई 10, और डायगोनल है 16। तो कई बच्चों के दिमाग में आता है इस वाले को लूँ या इस वाले को लूँ, किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो मैंने 8 मान लिया, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सिर्फ हाइपोटेन्यूज अगर ठीक जगह पर हो, उसके बाद ये कहीं पर भी चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहती है कैलकुलेशन। तो 6, 8, 10, ये क्या हो गया? ये 6 हो गया। देन इसने क्या पूछा है? एरिया। अब अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है हाफ d1 d2। ठीक है मेरे भाई, तो मैं क्या करता हूं, देखो, हाफ d1 का क्या मतलब है कि d1 का हाफ ले लो या d2 का हाफ ले लो। मैं किसी भी एक डायगोनल का हाफ पकड़ता हूं एक्चुअल में। मैं ये नहीं करता कि इस डायगोनल को मैं पूरा बनाऊं 12, इस डायगोनल को पूरा बनाऊं 16, नहीं। अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं एक डायगोनल का हाफ पकड़ता हूँ, दूसरे डायगोनल का पूरा पकड़ता हूँ, और मेरे दिल में आए वो पकड़ता हूँ। ठीक है, जैसे 12, 8, 96 मेरे को ईजी लग रहा है तो ऐसे करता हूँ। 8 और 8 16, 16, 6, 96 ईजी लगे तो वो करता हूँ। सो दैट्स इट, ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है? ये बताइए जी, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर।
उस डायगनल इज 40√2। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस, जो रोम्बस की साइड है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर की साइड की लंबाई के बराबर है जिसका डायगनल 40√2 है। अगर डायगनल 40√2 है तो उसकी साइड कितनी हो जाएगी 40। स्क्वायर का डायगनल साइड इंटू √2 होता है, तो उसकी साइड हो गई मेरे भाई 40 स्क्वायर की साइड, और जो स्क्वायर की साइड है वही अपने रोम्बस की साइड है। ठीक है जी, तो ये अपने रोम्बस की साइड है 40। इफ द लेंथ ऑफ द डायगनल्स ऑफ द रोम्बस आर इन रेशियो 3:4, और इसके डायगनल्स की जो लंबाई है वो 3:4 रेशियो में है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसके पूरे बड़े इस डायगनल की और पूरे बड़े इस डायगनल की लंबाइयों का रेशियो है 3:4। पूरी लंबाई और पूरी लंबाई का रेशियो है 3:4। तो दो चीजों का, अगर राम और श्याम की सैलरी का रेशियो, राम और श्याम की सैलरी का रेशियो 3:4 है, अगर मैं दोनों की सैलरी आधी कर दूं तो भी तो रेशियो 3:4 ही रहेगा। देखो मान लो मैंने इसकी सैलरी भी आधी कर दी, इसकी सैलरी भी आधी कर दी, इसकी एक्चुअल सैलरी थी पहले 3x, इसकी सैलरी थी 4x, 3:4 रेशियो में है तो 3x और 4x, थोड़ा सा अच्छे से लिखूं, इसकी सैलरी थी 3x, इसकी सैलरी थी 4x। अगर मैं दोनों की सैलरी को आधी कर दूंगा तो भी तो रेशियो वही रहेगा, 3:4 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर दो चीज़ों का कुछ रेशियो है और आप उन दोनों के साथ सेम परसेंटेज चेंज करते हो या सेम चीज़ से गुणा करते हो तो उनका रेशियो थोड़ी बदलेगा, दोनों जगह से वो कट जाएगा, सेम चीज़ से गुणा किया है तो। ठीक है, तो डायगोनल के जो आधे हिस्से हैं उनका रेशियो भी वही होएगा 3:4। तो ये अगर 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होएगा। तो इस ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो 3:4:5, तो 5 का 8 गुना है एक्चुअल वैल्यूज। अब आपको जो भी निकालना आप बता दोगे, इसका एरिया बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक तो ये काम कर सकते हो कि ये जो छोटी सी ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो। एक्चुअल चीज़ें 8 गुना है, वन डायमेंशनल चीज़ें, तो एरिया 64 टाइम्स होएगा, एरिया 64 टाइम्स होएगा 8 का स्क्वायर। या फिर आप क्या करो कि 5 का 8 गुना 40, 3 का 8 गुना 24, ये भी 24, ये भी 24, 4 का 8 गुना 32, ये भी 32। अब निकाल लो हाफ D1 D2, तो D1 का हाफ यानी कि 32 इंटू पूरा D2 यानी कि अपना 48। ठीक है, अदरवाइज मैं इसको ऐसे करता 24 इंटू, क्योंकि 24 का टेबल मुझे आता है, बट अब चलो ठीक है, 48 19 96 9 48 थी 144 और 1536। अब मेरे को अपनी स्किल्स दिखानी पड़ी आपको कि 48 का टेबल भी आता है, मुझे नहीं आता है, 2 इंटू 2 और इंटू 3 तक ही आता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट The length of the diagonal of a rhombus is 80% of the length of the other diagonal। किसी रोम्बस की डायगोनल की लंबाई दूसरे डायगोनल की लंबाई से 80% है। तो देखो मेरे भाई, पूरे डायगोनल की लंबाई दूसरे पूरे डायगोनल के कंपैरिजन में 80% है। तो अगर हाफ हाफ करूंगा तो भी इसके हाफ की लंबाई उसके हाफ के कंपैरिजन में 80% होगी। तो 80% होने का मतलब है ये 100 है तो ये 80 है, ये 5 है तो ये 4 है, अगर मैं 20 से काट दूं ये 5 है तो ये 4 है। ठीक है मेरे भाई। देन द एरिया ऑफ द रोम्बस इज हाउ मैनी टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल। तो इसने ये पूछा है कि जो रोम्बस का एरिया है वो कितने गुना है। अच्छा, किसके कंपैरिजन में कितने गुना है? स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल, लॉन्गर डायगोनल के स्क्वायर की लंबाई के कंपैरिजन में कितने गुना है। तो यहां पर एक्चुअल में क्या पूछा है, एक चीज दूसरे की कितने गुना है, या फिर दो चीजों का रेशियो पूछा है। एक हिसाब से एक चीज दूसरे की कितने गुना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 जो है वो 3 का कितने गुना है, तो एक हिसाब से आप देख रहे हो कि 6 को अगर मैं 3 से भाग करूं तो क्या आता है, 2 गुना है सर। ठीक है, तो यही हम देख रहे हैं। तो हम सिर्फ रेशियो देख रहे हैं, तो हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए ही नहीं, हमें इनका रेशियो मिल गया 4 और 5, तो ठीक है, बस ये भी 5 ये 4 है तो ये भी 4। अभी देख लेते हैं। देन द एरिया ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का जो एरिया है वो कितने गुना है लंबे डायगोनल के स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो यही करूंगा, रोम्बस का एरिया ऊपर लिखूंगा हाफ इंटू D1 यानी कि 8 इंटू D2, और लंबा डायगोनल अपने पास है जी 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। दैट्स इट। ठीक है मेरे भाई, रगड़ दें अब काम को। 0 0 नीचे है 20, 4 दूनी 8, 4 5 20,
2/5 इज द आंसर। ओके, आगे बढ़ जाऊं, ये करो, बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है, आपने खुद करने की कोशिश करनी है। कभी भी मैथ्स के अंदर, या सिर्फ मैथ्स के अंदर नहीं, लाइफ में किसी भी चीज़ को अगर आप सीखना चाहते हो, तो जैसे मैं एक बार मार्शल आर्ट करने जाता था, तो जो वहाँ पर मास्टर थे उनको मास्टर बोलते हैं मार्शल आर्ट में, या सीफू, या अपने अपने देश के हिसाब से मामला है। तो वो बता देते थे ऐसे पंच करो या ऐसे किक करो। तो उसके बाद क्या है कि मुझे कितनी भूख है उसके हिसाब से मैं 100 बार वो किक मारता था। वहाँ पर बताया जाता था कि भी 100 बार इस किक को मार लो, बट मैं घर पे आकर भी, ताकि मेरा वो स्टांस बने, ठीक है। तो आपको मैं चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद क्या है आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हो तो आपने क्या है, सिर्फ मैं रिवीजन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ खुद दिमाग लगाना पड़ता है, खुद टाइम देना पड़ता है। मान लो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हो और आपसे नहीं निकला, एकदम से मेरा सॉल्यूशन मत देखो, मैं तो हूँ ही यहाँ पर। आप वीडियो को ऑन करेंगे, मैं बोलने लग जाऊँगा, मैं तो हूँ ही, बट एकदम से सॉल्यूशन मत देखो, उसके ऊपर टाइम दो, उसके ऊपर दिमाग लड़ाओ। अगर आपने उसको 15 मिनट में भी निकाल लिया, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ। अगर आपने किसी क्वेश्चन को 15 मिनट में भी निकाल लिया, तो अगली बार उस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी निकालने वाले हैं, इन कंपैरिजन विद अगर आपने वो क्वेश्चन मेरे से देख लिया, बिना खुद का खोपड़ा लगाए, बिना बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किए। ठीक है, क्लियर है। मैं तो कोई अगर ऐसा क्वेश्चन होता था यार काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और मैं खुद इसको निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं करता था, आज मैंने 10-15 मिनट ट्राई किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया। अगले दिन 10-15 मिनट ट्राई किया, नहीं किया, छोड़ दिया। एक बार शाम को देख लिया, मैं खाली पड़ा हूँ तो फ़ोन के अंदर फ़ोटो ले लिया, नोटबुक पे देख लिया, नहीं हो रहा है, फिर बाद में पूछ लिया टीचर से। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन में तो वही, जब आपको लगे नहीं यार नहीं हो रही बात, टाइम वेस्ट ही हो रहा है, अब तो नहीं आएगा दिमाग में, आपने देख लिया सॉल्यूशन। ठीक है, देखो, OABC is a rhombus whose 3 vertices A, B, C lie on the circle and center जो है वो O है। O A, अब इसको मैंने रोम्बस बनाना है, मान लो मैंने यहाँ पर B ले लिया, तो इसको इसके पैरेलल लेना पड़ेगा, तो OABC ये एक रोम्बस है। और आपको एक बात पता है कि OA इज इक्वल टू OC, पता है, ये एक रोम्बस है, सारी चीज़ें बराबर हैं, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सारी बराबर हैं, ओके। और O से लेकर B तक ये भी रेडियस, आप बोलोगे जी हाँ, O से लेकर B तक ये भी रेडियस, तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, यहाँ पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, है ना, तीनों साइड्स बराबर हो गई। जी हाँ सर, तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना है ये, ठीक है, यानी कि ये भी 60 डिग्री है। और प्लेन ज्योमेट्री में आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि किसी भी रोम्बस के अंदर अगर 60 डिग्री वाला मामला चल रहा है, अगर एक एंगल 60 डिग्री है और इसकी साइड A है, तो एक डायगोनल होएगा क्या, ये डायगोनल होएगा साइड के बराबर ही, और लंबे वाला जो डायगोनल होएगा दैट विल बी √3a। ठीक है, ये मेरे को पता नहीं है यहाँ पर यूज़ होएगा कि नहीं, यहाँ पर इसने क्या बता दिया, रेडियस को इसने 10 बता दिया, एरिया यहाँ पर तो यूज़ नहीं होएगा ये चीज़, बट याद है कि नहीं, रिवाइज करवा रहा था। तो इसकी साइड इसने रेडियस अगर इसने 10 बताया है, तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, तो 2 इंटू √3/4 A², 10 का स्क्वायर, दैट्स इट। 4 से 25 पर जाएगा, 25 दूनी 50 √3, दैट्स इट। ठीक है, पढ़ जाऊं, करो ट्राई। इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज 10 मीटर, अच्छा ठीक है, एक रोम्बस है, उसके डायगोनल्स की लंबाइयों का सम 10 मीटर है, ओके जी, एंड एरिया इज 9 मीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के स्क्वायर्स का सम क्या है, तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को एलजेब्रा की तरीके से हम देखेंगे। इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ए डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज 10, एक बार को उस वैसे तो हम देख ही सकते हैं, 10 ट्रायल से आ सकता है, सम 10 है, एरिया इतना हो जाएगा, तो प्रोडक्ट का हाफ ऐसे कर ही सकते हैं। एक बार हिट एंड ट्रायल से करते हैं, फिर एलजेब्रा वाले वैसे करेंगे, ठीक है।
तो उसने क्या बताया है, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल। तो एक डायगोनल को मैंने मान लिया D1, दूसरे को D2, तो D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है मेरे भाई हाफ D1 D2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 9। तो अगर मैं इस 2 को ऊपर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो 2 नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 18 है और उन्हीं 2 नंबर्स का सम 10 है। ठीक है, या तो हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से कर लें, 18 को ऐसे ब्रेक करने की कोशिश कर लें कि भैया सम 10 आ जाए, यहाँ पर आएगा नहीं आ रहा, तो अब हम इसके ऊपर अलजेब्रा लगाएंगे। वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने अलजेब्रा में आए हैं कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बस यही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर, 100 माइनस 2ab यानी कि इसका डबल यानी कि 36, तो 100 माइनस 36 64, यही आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है, सिंपल है। नेक्स्ट, और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हैं अपने एग्जाम में, अलग अलग तरीके से आए हैं, तो वो भी देख लेंगे, टेंशन नहीं है। देखो, एरिया ऑफ ए रोम्बस ऑफ ए पेरीमीटर, एरिया ऑफ ए रोम्बस ऑफ, अच्छा, एरिया ऑफ ए रोम्बस ऑफ पेरीमीटर, ऑफ ए पेरीमीटर से ही वो बदल जाता है, ऑफ पेरीमीटर 56, पेरीमीटर 56 है, और एरिया उसने बता दिया, फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, उसने डायगोनल्स का प्रोडक्ट बता दिया। तो देखो यहाँ पर उसने क्या किया है, एग्जैक्टली यही काम किया है, इसी तरीके से निकलेगा। अगर पेरीमीटर 56 है तो इसकी साइड है जी 14, ओके। और ये क्या है, इसको मैं मान लेता हूं D1/2 और इसको मैं मान लेता हूं D2/2, इस साइड को, डायगोनल 2 का हाफ, डायगोनल 1 का हाफ, तो ये अपने पास 14 है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि उसमें होती हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाती हैं, या फिर पाइथागोरस ट्रायंगल की साइड बनाती हैं, D1/2 D2/2 एंड साइड, तो वो यही आपके पास आपके साथ करेगा। देखो, एरिया ऑफ ए रोम्बस ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर 56 सेंटीमीटर है, ओके। इसका क्या मतलब है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो D1/2 का स्क्वायर यानी कि D1 स्क्वायर बाई 4 प्लस D2 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर यानी कि 196। ऐसे मैं लिख सकता हूँ, इस 4 को मैं ऊपर भी भेज सकता हूँ। क्लियर है जी। और उसने क्या बताया है, एरिया उसने बता दिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होता है, हाफ D1 D2 इज इक्वल टू 100, तो इस 2 को भी मैं ऊपर भेज सकता हूँ, 200। अब उसने आपसे क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स, तो उसने आपसे पूछा है D1 प्लस D2, तो D1 प्लस D2 ये निकालना है, ये है अपने पास, ये है अपने पास, तो इजीली निकाल सकते हैं। इसका जो स्क्वायर है उसके अंदर होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस 2D1 D2, तो मैं यही बोल रहा हूँ, इस सिचुएशन को वो कई तरीके से यूज़ करता है। ठीक है, और ये वहाँ पर स्ट्रेस के अंदर दिखती भी नहीं है, यार ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया, ऐसे लगता है इजी क्वेश्चन है बट दिखता नहीं है। अब देखो इजीली कर लेंगे, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर दैट इज 196 इंटू 4, चाहो तो इसको गुणा कर लो, अदरवाइज मैं कॉमन लूंगा। ठीक है, 2D1 D2, अगर D1 D2 200 है तो 2D1 D2 विल बी 400। ठीक है, अब मैं इनमें से कॉमन ले रहा हूँ, 4 4, मैंने 4 तो ले लिया है जी कॉमन। क्या आज मैं रंगहीन चल रहा हूँ क्या, दूसरे रंग यूज नहीं कर रहा, आपका दिल भी नहीं लग रहा होगा। ठीक है, 4 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो एक और 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, 4 चौके 16, 4 में 36 प्लस 25, ओके। ये कितना होता है 60 और 14 64, तो दिस इज इक्वल टू 64। अब मुझे क्या करना है, ये स्क्वायर है तो सिर्फ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, 2 4 की जगह 1 4 ले लिया, 64 की जगह 8 ले लिया, 8 चौके 32, तो कैलकुलेशन जो क्या हो गया, इसके विकर्णों की लंबाइयों का योग, 60 और 14 74, सॉरी गड़बड़ हो गई। चलो,
तो कैलकुलेशन जो है देखो यहाँ पर आप इसको ज़्यादा कैलकुलेटिव भी बना सकते थे। अब ये चीज़ें रटनी नहीं है, आपका धीरे धीरे ये तरीका बन जाएगा। पूरा कोर्स हम करेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी ऐसे काम किए जा सकेंगे मैं करूँगा, ठीक है। मेरी आदत बन चुकी है तो आपकी भी आदत बन जाएगी, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट तो 4 हो गया, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो इसका स्क्वायर रूट अभी कर देते हैं भाई, क्या ही दिक्कत है बोलो, क्या प्रॉब्लम है बाबू भैया। आठू आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ पर आपको पता है 8 पॉइंट समथिंग है तो 800 के 32 पॉइंट समथिंग, लेकिन यहाँ पर फिर भी यानी कि बिकॉज 8 पॉइंट समथिंग है तो वो 33 34 कुछ भी जा सकता है, तो यहाँ पर हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया 10, और आपको पता है 2 निकालनी है चीज़ें, पहले बता चुका हूँ। तो 2 0 उतार ली तो 8 का डबल 16। अब कितने पर भेजूँ भाई? इसको मैं भेजूंगा, मैं देखता हूँ यहाँ से एक डिजिट गायब है तो यहाँ से भी एक डिजिट गायब करता हूँ। 100 और 16 को, 16 छिक्के 96, तो शायद 6 पर चला जाए, तो 96 और 3, हाँ जी 6 पर चला जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट लग चुका है, 74 के बाद पॉइंट था, 74 खत्म होते ही मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो 6 छिके 36, 96 और 3 99, यहाँ पर बच गया जी 4 और 2 0 फिर उतार ली। अब ये जो चीज़ है, अब ये 8.6 है, मेरे ख्याल दैट इज मोर देन एनफ। 4 छिके 24, 2 4 8 32 और 2 34, 34.4, ऑप्शन बी, ठीक। क्लियर है भाई? नेक्स्ट आया हुआ क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 2p यूनिट एंड सम ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल्स इज m यूनिट, ठीक है। डायगोनल्स की लेंथ का सम यानी कि d1 प्लस d2 इज इक्वल टू m एंड पेरीमीटर जो है दैट इज इक्वल टू 2p। तो ये देखो आपको समझाने के लिए, ये क्या है, ये दिस इज d1 बाई 2, ये क्या है, दिस इज d2 बाई 2, और ये क्या है, दिस इज a, ठीक है। अब हमें एक बात पता है कि इस चीज़ को मैं हटा ही देता हूँ या फिर रुको एक बार चेक करते हैं अपनी कैलकुलेशन, लिखा रहने तो गिवन चीज़ें यहाँ पर लिख लेंगे। देखो d1 स्क्वायर बाई 4, मैं फिर से इसी चीज़ को लिख रहा हूँ, प्लस, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप इसका फॉर्मूला भी बना सकते हो कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a1 स्क्वायर। मैं ऐसे पर्सनली नहीं बनाता भाई, ठीक है। वो मन ही मन में वो स्टेप उधर चला जाता है, इतनी टेंशन मैं नहीं लेता, आपको लेने के लिए भी नहीं बोलूँगा, ठीक है। एक बार ये लिखोगे तो अगली बार आप इजीली ये 4 चला गया, काम चल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस चीज़ में, ठीक है। तो देखो इसी स्टेप में तो चला गया ये 4 वहाँ पर, क्लियर है। तो इसने मुझे d1 प्लस d2 बता दिया m, और इसने क्या बताया है, पेरीमीटर इज 2p। अगर पेरीमीटर 2p है तो साइड क्या होगी, पेरीमीटर बाई 4, तो साइड यानी कि a इज इक्वल टू 2p बाई 4 यानी कि p बाई 2, क्लियर है। अब हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें इन सारी चीज़ों को, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ, अब मैं ज़्यादा स्टेप लिखूंगा नहीं, सिर्फ मेरी बात को सुनिएगा, d1 प्लस d2 का स्क्वायर, d1 प्लस d2 यानी कि m का स्क्वायर माइनस 2d1 d2, इसने एरिया के बारे में पूछा है, माइनस 2d1 d2, ये लिख सकता हूँ d1 प्लस d2 का स्क्वायर माइनस 2d1 d2, d1 प्लस d2 का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2d1 d2। अब मैं a स्क्वायर की जगह क्या कर दूँ, a स्क्वायर की जगह मैं कर रहा हूँ मेरे भैया p स्क्वायर बाई 4, ठीक है, 4 से 4 गया। अब उसने हमसे पूछा है एरिया, तो इस बात को आपने ध्यान में रखा है कि एरिया निकालने के लिए हमें सिर्फ डायगोनल्स का प्रोडक्ट चाहिए। जब भी उसने अब तक एरिया दिया है, पिछले कुछ क्वेश्चन में उसने एरिया दिया, मैंने डायगोनल्स का प्रोडक्ट लिया, उसने एरिया के बारे में बात की, मैंने डायगोनल्स का प्रोडक्ट लिया, ठीक है। तो वो इस ट्रायंगल के साथ खेलता है, ऐसे सारी पॉसिबिलिटी इसमें निकलवा दी, इन तरीकों से वो खेल सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप रट कर नहीं जा सकते, कई बच्चे इसी को रिजल्ट को रटने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा चेंज लगेगा आपके दिमाग को खराब करने में और आपके पेपर को खराब करने में, ठीक। तो 2d1 d2 को मैं उधर भेज दूं, अगर मैं इसको उधर भेज दूंगा तो 2d1 d2 इज इक्वल टू, इसके बराबर में हो जाएगा m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 2 है इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए हाफ d1 d2, तो दोनों तरफ अब मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा, एरिया तो हाफ d1 d2 है, तो 1/4 m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट जी हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखो 9 क्वेश्चन करे, रोम्बस की सारी पॉसिबिलिटीज खत्म कर दी, मेंसुरेशन 2D की, दैट्स इट।
अब हम रेक्टेंगल से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट एंगल की चीज़ है और कई तरीकों से यूज की जा सकती है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। ये लो, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1840 स्क्वायर मीटर इफ द लेंथ इज 15% मोर देन द ब्रेड्थ। लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 15% ज़्यादा है। ब्रेड्थ अगर 100 है तो लेंथ 115 है। अदरवाइज हमें डायरेक्टली ऐसे दिखना चाहिए कि 15% ज़्यादा यानी कि 23/20 परसेंटेज के कारण आपको डायरेक्टली दिखना चाहिए 20x और 23x। एरिया उतना बता रखा है तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 23x इंटू 20x इज इक्वल टू 1840। 23 8 देन 20 चौके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स इज इक्वल टू 2 का पूछत रहे। वट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, तो इसकी ब्रेथ हो जाएगी 20 इंटू 2 40, ये होगी ब्रेडथ। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया गया कि आपको मैं ये याद करवा सकूं कि एक हेक्टेयर जो है वो कितना होता है। अभी याद भी करवा दूंगा। देखो, एक हेक्टेयर को मैं डायरेक्टली भी आपको ये बोल सकता हूं कि 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन आप भूल जाओगे 10,000 मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे नहीं याद रखना, इसको याद रखना है 100 मीटर की रेस होती है ना, 100 मीटर की। आपके स्कूल में 100 मीटर की रेस हुई होगी, स्कूल में अगर स्पोर्ट्स वगैरह होते होंगे, या फिर ओलंपिक में 100 मीटर की रेस होती है। तो मैं 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई का अगर एक इलाका बनाऊं, 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई का अगर एक इलाका बनाऊं, एक स्क्वायर बनाऊं, एक खेत बनाऊं, तो उसको हम बोलेंगे कि 1 हेक्टेयर इसका एरिया है। उसको 1 हेक्टेयर बोलते हैं। तो हेक्टेयर क्या है कि 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई का एक एरिया। अब इसको गुणा करके 10,000 मीटर स्क्वायर बोल दो या कुछ बोल दो। 100 मीटर बाई 100 मीटर के खेत को बोलेंगे 1 हेक्टेयर का खेत है। ठीक है भाई। A lawn is in the form of a rectangle having its length and breadth in the ratio 3:4। तो ये जो लॉन है इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है भाई? किसी ने लोन लिया है बैंक से, उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है? 3x एंड 4x लंबाई और चौड़ाई है। तो एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया इज इक्वल टू 1/12 हेक्टेयर। तो 1/12 हेक्टेयर की जगह क्या लिखोगे? हेक्टेयर की जगह लिखोगे 100 बाई 100 मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख लो। 100 मीटर बाई 100 मीटर, 2 मीटर हो गए तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, अब ब्रेथ ऑफ द लोन, बिकॉज उसने उत्तर मीटर में दिया है, ऐसे ही करेगा वो, हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करके यूज़ करेगा। ठीक है, देखें फिर। अब ये 4 और 3 12 हैं, इनको क्यों ना हम नीचे ले आए, तो इधर भी 12 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ऊपर क्या है 200, नीचे क्या है 2 12, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी जी 100 बाई 12। क्या पूछ रहे हैं? दी ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ है जी 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 चौके 12, 100/4 25, आंसर इस ऑप्शन है। क्लियर है? बढ़िया, मजे में, समझ में आ गई बात? करो अगला क्वेश्चन। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज थ्राइस दैट ऑफ ए स्क्वायर। एक रेक्टेंगल का एरिया एक स्क्वायर से 3 गुना है। ठीक है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। ओके, तो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ जो है वो 20 है। एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 3/2 टाइम्स दैट ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो जो स्क्वायर है, अगर इसकी साइड ए है तो इसकी जो ब्रेड्थ है वो 3/2 ए है। ठीक है जी। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज, ठीक है करते हैं भाई। उसने ये बताया है कि जो इसका एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया क्या बताया है, वो 3 गुना है। तो इसके एरिया को 3 गुना करूंगा तो उसका एरिया आ जाएगा। इसका एरिया है ए स्क्वायर, तो इसको 3 गुना करूंगा तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा जो होएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 20 इंटू 3/2 ए। दैट्स इट। एक ए से एक ए गया, ठीक है, 3 से 3 गया, तो ए इज इक्वल टू 10। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, अगर ए की वैल्यू 10 है तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25। 15 20 25, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3 4 5 के 5 गुना, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट।
The perimeter of the top of a rectangular table is 62, okay, whereas the area is 168 meter square. What is the length of the diagonal? तो डायगोनल की लंबाई क्या होगी? तो क्या कर रहा है, डायरेक्टली इसको हम कर सकते हैं, बिना लिखे भी ये हो सकता है, बट आपको अच्छे से समझाऊं, इजी क्वेश्चन है फिर भी। इसके टॉप का पेरीमीटर उसने क्या बताया है? इसके टॉप का पेरीमीटर उसने बताया है 62। तो पेरीमीटर क्या होता है मेरे भाई? पेरीमीटर होता है जिसके अंदर 2 बार तो लेंथ जुड़ जाए और 2 बार ब्रेथ जुड़ जाए, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन में क्या लिखूंगा कि लेंथ और ब्रेथ का सम 2 बार लें तो 62 है, 1 बार लें तो 31 है, उसको मैंने हाफ कर दिया, है ना। ये छोटे मोटे काम हम कर सकते हैं, लेकिन कॉन्शियस हो गए करेंगे, छोटी छोटी गलतियां अदरवाइज हो जाएंगी। और एरिया होता है लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट, ठीक है। तो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 68 है, उनका सम 31 है। अब मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा। अच्छा 168 है, सॉरी, प्रोडक्ट 168 है, तो अब मैं 168 को तोड़ने की कोशिश करूंगा। कितना है ये? 21 8 भी होता है, ये 21 8 जा 24 7 जा भी होता है, ठीक है। तो आपको पहाड़े आने का यहाँ पर फायदा होगा। पहाड़े आने का मतलब ये नहीं होता कि 24 7 आपको, मैं आपसे पूछूं बेटा 24 पंजे कितने हैं और आप बता दो ना, 120 देखकर पता चले कि 15 8 है, 24 पंजे है, तब वो कैंसिल करने में मदद करेंगे ना, तब ये मदद करेंगे। मान लो कुछ भी नीचे 75 है कि 15 पंजे है और 15 8 है, तो ये है मामला पहाड़ों का। तो सर ये कैसे आएंगे? कोई जादू नहीं मारना, सिंपली रोज एक बार सुबह उठ के 5 मिनट आपके लगेंगे, जो भी मैंने आपको याद करने के लिए चीज़ें बताई हैं, स्टार्टिंग में स्टडी प्लान में बताई हैं, उनको एक बार लिख लो रफ नोटबुक पर, उनको डस्टबिन में फेंक दो। कई लोग लिख कर यहाँ पर चिपका लेते हैं दीवार के ऊपर, वो फायदेमंद नहीं होएगा। आपकी जितनी सेंसेस इन्वॉल्व होंगी उतना जल्दी यहाँ पर बैठेगा, उतना अच्छे से बैठेगा, उतने अच्छे से रिकॉल होएगा। साफ राइटिंग में नहीं लिखना उसको। अभी आप बच्चे नहीं रह गए हो कि आप नोटबुक बना रहे हो। ऐसे ये नहीं बोल रहा कि नोटबुक बनाना गलत बात है, बट अब आपको ये पहचानना है, आपका स्कूल टाइम नहीं है कि किस चीज़ को नोट करूँ किस चीज़ को ना करूँ, कौन चीज़ कैसे कर रही है, ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। कई बच्चों को बहुत अच्छा लगता है नोटबुक बनाना। नोटबुक बनानी है वो कैब की बना लो, मैथ के कंसेप्ट्स की बना लो, क्वेश्चंस की मत बना दो उसकी, ठीक है। चार्ट ही बनाने लग रहे हैं पहाड़े का और वहाँ पर चिपका रहे, रोज लिखो उनको, ठीक है। चलिए जी, तो 24 और 7 का सम 31 है, 24 और 7 है। अदरवाइज हम यहाँ पर क्या करेंगे? अदरवाइज मेरे भाई यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, है। ऊपर से b की वैल्यू यहाँ पर रख दो या फिर l की वैल्यू यहाँ पर रख दो। l की वैल्यू क्या 31 माइनस b रख दो और क्वाड्रेटिक बनेगी आके। लेकिन वैसे हमने नहीं करना। क्वाड्रेटिक कब बनती है? जब दो चीज़ों का सम या डिफरेंस हो और उनका प्रोडक्ट गिवन हो। तो हमने क्वाड्रेटिक नहीं बनानी, हमने ऐसे हिट एंड ट्रायल से सोल्व करने की कोशिश करनी। मैक्सिमम को चाहिए कितनी भी बड़ी वैल्यूज हो, मैंने आपको टेक्निक बताई है। सम और डिफरेंस में से 1 बार काटेंगे, प्रोडक्ट में से 2 बार काटेंगे, बात बन जाएगी। कितनी भी कैलकुलेटिव हो, सम और डिफरेंस में 1 बार दे देंगे, पॉइंट में होगी तो पॉइंट को खत्म करने के लिए, प्रोडक्ट में 2 बार देंगे, बाद में छीन लेंगे। बताया था ना, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल? तो डायगोनल की लेंथ क्या है? तो मेरे भाई ये 7 है, ये 24 है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 25। और एक और बात, इस क्वेश्चन के अंदर कई बार एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पर ऐसी वैल्यूज देगा जो आप तोड़ ही नहीं पाओगे, जो कि रियल वैल्यूज मतलब रूट में होंगी। मैं इसे बोल सकता हूँ, रियल तो डेफिनेटली देगा, जो कि रूट के अंदर होंगी। तो उस केस में यहाँ पर उसने क्या पूछा है? उसने डायगोनल के बारे में पूछा है। तो डायगोनल है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होएगा? ये होएगा एल प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2LB। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। एल प्लस बी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? एल प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2LB। तो कई बार वो ऐसी वैल्यूज देगा जानबूझ के जहां पर ये टूटेंगी नहीं। तो जब भी वो आपसे ऐसी ऐसी चीजें पूछता है तो काफी चांसेस हैं कि वो ऐसी वैल्यूज देते जो टूटेंगी नहीं। अलजेब्रा के अंदर भी हमने ऐसे किए हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर विल बी 25। ठीक है मेरे भाई। A took 15 seconds to cross a rectangular field ABCD. A को 15 सेकेंड लगे रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD को क्रॉस करने में, डायगनली फ्रॉम A to C, A से C ऐसे आने में, वॉकिंग एट द रेट ऑफ 52 मीटर पर मिनट। अगर ये 1 मिनट में 52 मीटर जा रहा है तो 15 सेकंड 1 मिनट का 1/4 होती है। तो 15 सेकंड में ये कितना जाएगा? ये जाएगा 13 मीटर।
तो इसने यहाँ 13 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। एंड बी टुक द सेम टाइम, बी को उतना ही टाइम लगा 15 सेकेंड इस फील्ड को ऐसे क्रॉस करने में। ठीक है, तो 15 सेकेंड में ये कितनी दूर गया होगा, ये गया होगा जी 17। तो इन दोनों साइडों की लंबाई का सम है मेरे भाई 17। तो हाइपोटेन्यूज 13 है राइट एंगल ट्रायंगल का, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो सीधा सीधा दिख रहा है 5 और 12, 5 12 13, ये आपको दिखना ही चाहिए सर, अदरवाइज कैसे करेंगे। अदरवाइज इसको x लोगे, इसको 17 माइनस एक्स करोगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, जो कि ठीक नहीं है, ऐसे नहीं लगाना। ऐसे वाले पाइथागोरस, ऐसे वाले ट्रिपलेट दिखने चाहिए, याद होने चाहिए आपको। द एरिया ऑफ द फील्ड इज, तो सिंपल है 12 पंजे 60, फील्ड का एरिया कितना है जी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, ए स्ट्रीट ऑफ विड्थ 10 मीटर सराउंड्स रेक्टेंगुलर गार्डन whose measurements are this from outside, the area of the path is। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, और फॉर्मूला इस तरीके से बताऊंगा कि आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको 1 सेकंड लगेगा उसको रिकॉल करने में, आपके दिमाग में ही बैठा रहेगा। और ऐसा फॉर्मूला जो कि यूनिवर्सल होगा और दी बेस्ट होगा इस सिचुएशन के लिए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको मिनिमम टाइम में खलास करेगा। बताऊं फिर, देखो जी ध्यान से सुनो। अपने पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन, ध्यान से इसे समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये आया कैसे वो बताऊंगा, बाद में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और वो तभी सेट होगा। आप भूल भी जाओगे तो रिकॉल भी तभी कर पाओगे जब आया कैसे ये बताऊंगा। सिर्फ इसको समझ लेना, बाहर वाले रास्ते और अंदर वाले रास्ते दोनों का रिकॉल कर पाओगे। देखो अपने पास एक गार्डन है, ठीक है, अंदर वाला ये जो मोटा मोटा मैंने बना रखा है ABCD अपने पास गार्डन है। तो इसके बाहर क्या हुआ, इसके बाहर उन्होंने एक स्ट्रीट बना दी ऐसे चारों तरफ। ठीक है जी, स्ट्रीट बना दी, कितने मीटर की, 10 मीटर की। तो इस स्ट्रीट का एरिया आपसे पूछते हैं, तो सबसे बेसिक तो तरीका होता है जो हम स्कूल में करते हैं, क्या करते हैं मैं आपको बेसिक भी यहाँ पर बता देता हूँ। इस रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है, इस रेक्टेंगल की लंबाई है 200, इसकी चौड़ाई कितनी है 180। ठीक है, बिकॉज स्ट्रीट की जो विड्थ है वो 10 मीटर है, 10 मीटर यहाँ से और 10 मीटर यहाँ से, तो 200 में 10 + 10 तो 220 लंबाई हो जाएगी इसकी, और 180 के अंदर 10 यहाँ पर जुड़ेगा, 10 यहाँ पर, 200 हो जाएगी इसकी। तो हम करते क्या हैं, हम रेक्टेंगल PQR में S में से घटा देते हैं रेक्टेंगल ABCD का एरिया। ठीक है, एक्चुअल में हमारे एग्जाम में काम का नहीं होएगा, आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 220 × 200 माइनस 200 × 180। ठीक है, आगे आप कर लेंगे। ओके जी, तो ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि अब तक कब चीज़ें काम आ जाए। देखो जी, मुझे एक बात बताओ, ये बाहर जो ये पट्टी चल रही है इसी का एरिया बताना है ना। हाँ जी सर, इसी का एरिया बताना है। तो इसको मैंने 2 हिस्सों में, ऑलरेडी 2 हिस्सों में बांट रखा है इसको। एक तो ये ब्लू या वॉयलेट, जो भी आप इस रंग को बोलो, लड़कियां अच्छे से बताएंगी कैसा रंग है, लड़कों को बेचारों को नहीं पता होता। ये मेरी जैकेट जैसा रंग है, ये ग्रीन, यहाँ पर ओलिव ग्रीन आपको दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने एरिया को ऑलरेडी 2 हिस्सों में बांट रखा है, एक तो ये ब्लू वाला है और ये ग्रीन वाला है। इसमें फ़र्क पता है क्या है, ये जो ब्लू वाला एरिया है ये इसकी लंबाई के साथ साथ चल रहा है, देखो। ओके जी, और इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है जी 10। ये एक रेक्टेंगल बन गई, अच्छा एक रेक्टेंगल बन गई, इसकी लंबाई रेक्टेंगल की लंबाई के बराबर है, चौड़ाई है 10। फिर ये जो है ये इसकी ब्रेड्थ के साथ साथ चल रहा है, देखो ब्लू वाला। अच्छा, इसकी लंबाई है ब्रेड्थ जितनी, चौड़ाई है 10 मीटर। ये जो है फिर से इसकी लेंथ के साथ साथ चल रहा है, ये वाला रास्ता, और ये वाला जो रास्ता है ये इसकी ब्रेड्थ के साथ साथ चल रहा है। तो मैं इसके रास्तों को नाम दे देता हूँ, रास्ता 1 2 3 4। अगर मैं 1 2 3 4 इन रास्तों को देखूँ तो पता है क्या बनेगा, ऐसे ये 1 नंबर वाला बनेगा, इसकी लंबाई है L और चौड़ाई है 10। फिर 2 नंबर वाला बनेगा ऐसे, ये लंबाई B है। फिर 3 नंबर वाला बनेगा ऐसे, ये लंबाई L है, और 4 नंबर वाला बनेगा ऐसे। तो एक हिसाब से हो क्या रहा है, हो कुछ नहीं रहा, बस इसके पेरीमीटर के साथ साथ
L प्लस बी प्लस एल प्लस बी क्या है, पेरीमीटर ही है, इसके चारों तरफ चल रहे हैं। इसके पेरीमीटर के साथ साथ 10 मीटर की एक स्ट्रीट बना दी, कोनों को भूल जाओ, भी एक स्ट्रीट बना दी। अच्छा सर, तो फिर एरिया क्या हो जाएगा, इस स्ट्रीट की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 2L प्लस 2B यानी कि पेरीमीटर। ओके, इसकी चौड़ाई क्या होगी, जो भी उसने चौड़ाई दी, मैं W मान लेता हूँ विड्थ। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाले इलाके हैं इन सब का एरिया आ गया P इंटू W से, बिकॉज ये पेरीमीटर के साथ साथ चल रहे हैं। आप बोलेंगे जी हाँ सर, पेरीमीटर इंटू विड्थ। ओके, अब ये ग्रीन वाले बच गए, कोनों पर बच गए, ये एक्स्ट्रा है। तो जब भी कोने पर ये बचेंगे ये स्क्वायर ही बचेंगे। सर स्क्वायर क्यों बचेंगे, क्योंकि यहां पर लंबाई 10 है, यहां पर लंबाई 10 है। भैया स्ट्रेट तो एक ही विड्थ की बनाएंगे हम, यहां पर 10 है, यहां पर 10 है, तो ये 10 बाई 10 का बच गया। तो 10 बाई 10 के कितने बच गए, 4 बच गए। तो 4 स्क्वायर और बच गए जिनकी साइड है W विड्थ, जो भी स्ट्रेट की विड्थ थी, तो प्लस 4W स्क्वायर। ये है मेरे भाई एरिया, पेरीमीटर इंटू विड्थ। तो एक तो होएगा पेरीमीटर के साथ साथ ये चल रहा है W विड्थ का इलाका, तो पेरीमीटर इंटू विड्थ ये सारे कवर हो गए। और 4 कोने हैं जो हमने छोड़ दिए थे, तो 4W स्क्वायर, 4W स्क्वायर। कई बार बच्चे सिर्फ W स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, 4W स्क्वायर। क्लियर है मेरे भाई, बस खत्म बात। अब इसको रिकॉल कैसे करेंगे, अब आप में समझ में आ गई कि दो चीजें, एक तो कोनों वाली है, एक बाकी है। तो ये तो पेरीमीटर के साथ साथ चल रहे हैं, तो पेरीमीटर इंटू विड्थ प्लस 4 कोने रह गए W स्क्वायर वाले, 4W स्क्वायर। ये होएगा जी एरिया इस पूरी स्ट्रीट का। ओके, अभी करते हैं। तो पेरीमीटर कितना है मेरे भाई, इसको निकालने के और भी कई तरीके हैं, बट आगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा दिस इज द बेस्ट। ठीक है, देखो तो पेरीमीटर क्या होएगा, 200 और 180, ये हो गया मेरे भाई 380। 380 का डबल हम करेंगे, तो 380 का डबल 38 दूनी 76, 760। पेरीमीटर 760 इंटू विड्थ, विड्थ कितनी है 10 प्लस विड्थ कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 4, 400, 7600 प्लस 400, 8000। खत्म बात, द बात इज 69। क्लियर है, आर वी ओके? आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट। ये एक बार देखो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। अब की बार जो बाउंड्री है, जो रास्ता है वो अंदर चल रहा है बाउंड्री के, अब की बार जो रास्ता है वो अंदर उसने चला दिया। मान लो हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो ये है ABCD, ABCD, इसके अंदर अब की बार उसने रास्ता चला दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने इसके एरिया को कैलकुलेट करने की कोशिश करी पेरीमीटर इंटू विड्थ, कि भैया इसकी लेंथ के साथ साथ तो चल रहा है। आपने बोला जी हाँ सर चल रहा है, तो अब ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा। लेंथ के साथ साथ कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से, और मैं चल रहा हूँ। ठीक, ये इसकी लंबाई है, लेंथ रेक्टेंगल की लेंथ है, और ये W विड्थ का है। ठीक है सर, मैं पूरे पेरीमीटर के साथ साथ चल रहा हूँ। इसकी ब्रेड्थ यहां से स्टार्ट होती है, यहां से। ओके, पूरी ब्रेड्थ के साथ साथ ये पार्क है। आप बोलोगे हाँ जी सर है, अंदर की तरफ। फिर मैं यहां से चल रहा हूं, पूरी लेंथ के साथ साथ है। ओके, फिर मैं यहां से चल रहा हूं, पूरी लेंथ के साथ साथ है। अब आप देखोगे कि ये जो कोने हैं यहाँ पर ये लाइन 2 बार आ गई। ये जो स्क्वायर है इसका एरिया 2 बार लिया गया, इसका एरिया भी 2 बार लिया गया, इसका एरिया भी 2 बार लिया गया, इसका एरिया भी 2 बार लिया गया। जब अंदर की तरफ रास्ता चल रहा है और आप पेरीमीटर इंटू विड्थ कर देते हो तो मेरे भाई जो एरिया है वो 2 बार लिया जाता है। ठीक है, ये काला काला ठीक ठाक दिख रहा था कि नहीं? तो ये जो एरिया है, चारों कोनों का एरिया 2 बार लिया जाता है। अच्छा, 2 बार लिया गया तो एक बार घटाना पड़ेगा, 2 बार काउंट हो गया, सिर्फ एक बार काउंट करना था। तो कौन सा एरिया 2 बार काउंट हो गया? ये जो कोने हैं W स्क्वायर, इसकी विड्थ भी W है, मतलब ये स्क्वायर है W साइड का, तो -4W स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर ये इलाका छूट जाता है तो हमें अलग से ऐड करना पड़ता है जब बाहर की तरफ हो। जब अंदर की तरफ हो तो ये एक्स्ट्रा बार काउंट हो जाता है, तो घटाना पड़ता है। तो अब तो आप रिकॉल कर ही लोगे, बाहर की तरफ है तो वो छूट ही जाएगा, या बाहर की तरफ होगा रास्ता तो ये तो छूट ही जाएगा। पेरीमीटर के साथ साथ चलोगे तो एक्स्ट्रा बच रहे हैं कोने पर। बाहर वाले में फिर 4W स्क्वायर प्लस करना पड़ता है, तो अंदर वाले में 4W स्क्वायर घटा देंगे, सिंपल।
ठीक है, अब निकाल दें इसका। चलो तो पेरीमीटर इंटू विड्थ, अब इसको पी डब्ल्यू वगैरह ऐसे करके याद नहीं रखना, ठीक है, माइनस 4w², ऐसे याद करना कि पेरीमीटर के साथ साथ चल डब्ल्यू विड्थ का रास्ता चल रहा है, लेकिन अंदर चल रहा है तो हमें 4w² घटाना पड़ेगा, बाहर वाले में जोड़ना पड़ता है ऐसे, ठीक है। भाषा बना के इसको रटना है। तो पेरीमीटर का हो जाएगा बाबू मोशाई, पेरीमीटर तो वही हो जाएगा अपना 760। विड्थ कितनी है, विड्थ है 10 माइनस 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100, तो 7600 माइनस 400 7200, ऑप्शन डी रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट, ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स अराउंड द आउटसाइड, अब आउटसाइड है किसी रेक्टेंगल के, ठीक है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड 30 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड, इफ द पाथ ऑक्यूपाइज इतना एरिया देन द विड्थ ऑफ द पाथ। इसमें हम ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन झंझट ही खत्म ऑप्शन वगैरह यूज करने का, जो मैंने आपको चीज बताई है उसके साथ सब कुछ खत्म है, टेंशन ही नहीं लेनी। ऑप्शन कैसे यूज करेंगे वो मैं बता देता हूँ। हाँ, मतलब ऑप्शन ऐसे यूज करोगे, मान लो ये साइड है 30, ये साइड है 20, इसके चारों तरफ रास्ता चल रहा है, तो देख लोगे 2 मीटर का है तो लंबाई बढ़ जाएगी, दोनों तरफ से चौड़ाई बढ़ जाएगी, उसमें से 30 इंटू 20 घटाओगे, कुल मिलाकर मतलब कि बढ़िया तरीका है नहीं उसको यूज़ करने का, ठीक है। अभी देखो, तो बिकॉज इसके बाहर बाहर चल रहा है तो आपको पता है कि भैया पेरीमीटर इंटू विड्थ प्लस 4w², ठीक है, हमने रटा नहीं है, हमने समझ रखा है, 1 सेकंड लगता है हमें रिकॉल करने में, चाहे कितने भी दिन हो जाए, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है लेंथ प्लस ब्रेड्थ का डबल, 30 और 20 50 का डबल 100। विड्थ क्या है, विड्थ उन्होंने पूछी है तो उसका एरिया बता रखा उन्होंने, एरिया इज 464, ठीक है। विड्थ इज w प्लस 4w² इज इक्वल टू 464, बस w की वैल्यू निकालनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 4 को काट दूं हर एक जगह से, ठीक है, w² प्लस 25w माइनस 116 इज इक्वल टू 0। तो सम क्या है, सम है जी -25 और प्रोडक्ट है -116, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेगेटिव है, यानी कि एक नंबर नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनका डिफरेंस 25 हो, है ना। सम -25 का क्या मतलब है, डिफरेंस 25 होना 2 चीज़ों का, तो तोड़ते हैं जी इसको। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 दूनी 8, 29, सीधा सीधा ही टूट गया। तो बिकॉज सम नेगेटिव है तो बड़े वाला नंबर नेगेटिव, तो W की वैल्यू या तो 4 होगी या -29 होगी। अब लंबाई नेगेटिव तो हो नहीं सकती, लंबाई नेगेटिव हो नहीं सकती, तो आंसर विल बी 4, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है, ये बताओ। ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स अराउंड द इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, अब की बार पाथ जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ओके। तो सिंपल PW माइनस 4w² और उसने बताया क्या है, दिस इज इक्वल टू 600, तो रगड़ दे। एग्जाम में ये फॉर्मूला भी नहीं लिखता मैं तो, हालांकि अब तो एग्जाम देता नहीं, मतलब जब क्वेश्चन सोल्व करता हूँ तो ये फॉर्मूला भी नहीं लिखता। तो पेरीमीटर कितना हो गया भाई, पेरीमीटर 38 और 32 70, 70 का डबल 140, विड्थ क्या है W माइनस 4w² इज इक्वल टू 600, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 4 से काट दें, ये लो 4 से चला जाएगा ये 150 पर, ये चला जाएगा 70 का आधा 35, 4 से डिवाइड करना है यानी कि 2 बार हाफ करना। इट इम्प्लाइज दैट, अगर मैं इन चीज़ों को उधर भेज दूँ, w² माइनस 35w प्लस 150 इज इक्वल टू 0। 2 ऐसे नंबर जिनका सम 150 है, सॉरी जिनका सम 35 है और प्रोडक्ट 150 है, तो 30 पंजे। अगर आपको ये 30 और 5 डायरेक्टली ना दिखें तो आप यहाँ से एक बार 5 को काटो, वहाँ से 2 बार 5 को काटो, फिर सीधा दिख जाएगा, वही टेक्निक यूज़ करो, ठीक। अब सर यहाँ पर 2 उत्तर हो सकते हैं क्या, 30 और 5? नहीं, क्यों? क्योंकि अपनी जो रेक्टेंगल है वो है 38/32 की। तो मुझे एक बात बताओ, 30 मीटर लंबा रास्ता हो सकता है क्या इसके अंदर? अंदर 30 मीटर लंबा रास्ता होएगा तो 30 मीटर तो यहाँ से लंबा होएगा और 30 मीटर यहाँ से लंबा होएगा, और फिर अंदर में टुकड़ा बच भी जाएगा, अंदर के अंदर रास्ता होएगा। तो 38 तो ये टोटल है, उसमें से 30 यहाँ पर आपने बचा दिया, 30 यहाँ पर बचा दिया, और बीच में भी बच गया 60 के बाद। तो दिस इज नॉट पॉसिबल 30 वाला।
सिर्फ 5 वाला पॉसिबल होएगा, तो आंसर इज 5। तो जो भी आपके उत्तर आएंगे उसमें से एक ही पॉसिबल होएगा, कभी तो नेगेटिव निकल आएगा, कभी इतना बड़ा निकल आएगा कि वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इस बात की टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट, the length and breadth of rectangular field are in the ratio 7:4, a path of 4 meter wide running all round the outside। ठीक है, बाहर एक पाथ घूम रहा है, तो पेरीमीटर के साथ साथ प्लस 4w², क्या बताया उसने इसके बारे में, 416। तो अभी रगड़ दें, तो इसको मैंने मान लिया है 7x, इसको मैंने मान लिया है 4x, तो 7 और 4 11 दूनी 22, पेरीमीटर हो गया जी 22x इंटू, क्या बताना हमें, ब्रेथ ऑफ द फील्ड। तो इसने विड्थ बता दी है हमें, 4 मीटर चौड़ा है, तो इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 416। ओके जी, तो कर देते हैं फिर, पहले तो मैं काट ही देता हूँ, या फिर इसको डायरेक्टली ही जोड़ दें, काटना भी क्यों है। इट इम्प्लाइज दैट 22 इंटू 4 88x इज इक्वल टू 16 चौके 64, उधर जाकर घटेगा, है ना, 6 में से 4 गए 2, 11 में 6 गए 5, 352, तो 11 से कट रहा होगा, 11 8 11 3 11 दूनी 8 चौके x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 है, तो उन्होंने ब्रेथ पूछी है, तो 4 चौके 16, आंसर इज ऑप्शन डी। देखो यहाँ पर मामला क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं मैंने पहले पढ़ाना स्टार्ट किया तब उठा रखे हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और हर साल नए नए क्वेश्चन ऐड होते रहते हैं। ठीक है, तो कई क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि वो कब पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब 90% क्वेश्चन जो अपने कंटेंट के अंदर हैं वो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उठा रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एनोटेशन देता हूँ, एक आधे क्वेश्चन पर लिखा हुआ नहीं है, हो सकता है वो रिसेंट ईयर का भी क्वेश्चन है, फिर भी मैं मतलब नहीं लिखवा पाया। ठीक है, ढूंढ के लिखना पड़ता है, एक आधी बार भाई उनसे गलती हो गई, पूरी पीपीटी पर लिखा ही नहीं, एक चैप्टर की पर या एक आधा पोर्शन। काफ़ी काम चलता है क्वेश्चन टाइप वाइप, कोई इंग्लिश टाइप करेगा, कोई हिंदी टाइप करेगा, है कोई डायग्राम बनाएगा, तो एक आधी चीज़ें छूट जाती हैं। तो कुल मिलाकर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब आपको एनोटेशन मिलती है तो एक आधे क्वेश्चन पर लिखा हुआ नहीं होता। जैसे यहाँ पर मेरे को याद आ गया, पूछा हुआ क्वेश्चन था, है, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि कब पूछा गया था, तो सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 2 मीटर ब्रॉड पाथवे इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो अब की बार रास्ता जो हो बाहर की तरफ बनाना है, कंस्ट्रक्टेड अराउंड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, द एरिया ऑफ द प्लॉट इज 96 स्क्वायर मीटर। ओके जी, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इतनी, प्लॉट का एरिया उसने बता दिया। ठीक है, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए 5 ऑप्शन है। ठीक है, एसएससी में आ नहीं सकता, क्या आ सकता है, क्या करोगे आप, एक तो रिलेवेंट आ गया तो आप क्या करोगे, धरने पे बैठोगे। टोटली रिलेवेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो हम जो पाथ का एरिया निकाल सकते हैं, ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की, उस रास्ते को बनाएंगे तो 1 स्क्वायर मीटर रास्ता बनाने में 50 रुपये लगते हैं, तो बताओ कितना खर्चा आएगा। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि रास्ता कितना है, कितने स्क्वायर मीटर रास्ता है। अब जो पाथ है वो कितने स्क्वायर मीटर है, उसके लिए आपको पेरीमीटर इंटू विड्थ प्लस 4 विड्थ स्क्वायर ये करना पड़ेगा। तो आपको चाहिए पेरीमीटर, यानी कि आपको अगर कोई लेंथ प्लस ब्रेड्थ दे दे, मज़ा आ जाए। अगर कोई आपको लेंथ प्लस ब्रेड्थ दे दे, रास्ते की चौड़ाई बता दे, आपका काम खत्म। रास्ते की चौड़ाई बताई है क्या, बता दी है, और लेंथ प्लस ब्रेड्थ दे दे, लेकिन उसने लेंथ प्लस ब्रेड्थ नहीं दिया है, उसने हमें दे दिया कि एरिया है 96। अगर एरिया 96 है तो लंबाई और चौड़ाई का प्रोडक्ट 96 है। तो मेरे भाई लंबाई और चौड़ाई कुछ भी हो सकती है ना, हो सकता है लंबाई 1 हो, सॉरी लंबाई 96 हो, चौड़ाई 1 हो, चौड़ाई 2 हो, लंबाई 48 हो। इस केस में पेरीमीटर अलग होएगा, इस केस में पेरीमीटर अलग होएगा। अगर ये 3 हो, ये 32 हो, इस केस में पेरीमीटर अलग होएगा। तो हमें तो पता ही नहीं, और हमारा जो आंसर वो डिपेंड करता है पेरीमीटर के ऊपर कि पेरीमीटर कितना होएगा। अगर वो हमें लंबाई चौड़ाई ना बताए, हम बिल्कुल दिल पर नहीं लेंगे बात, बस वो हमें लंबाई और चौड़ाई का सम बता दे, चाहे किसी भी तरीके से बता दे। क्लियर है, किसी भी तरीके से लंबाई और चौड़ाई का सम बता दे, हमें पेरीमीटर पता चल जाए, हम बता देंगे रास्ता कितने रुपए में बनेगा। तो यहाँ पर वी कैन नॉट से डेटा इन एडिक्वेट, डेटा जो है वो सफिशिएंट नहीं है, जो उसने जानकारी दी है वो एडिक्वेट नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट ये बताओ,
व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग 1 मीटर ब्रॉड बाउंड्री अराउंड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के चारों तरफ बाहर की तरफ इसने एक बाउंड्री बनानी है। अब यहाँ पर आउटसाइड और इनसाइड वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो अराउंड, पार्क के चारों तरफ, अराउंड चारों तरफ वो बाहर होएगा, ठीक है। हैविंग पेरीमीटर, तो अब की बार उसने पेरीमीटर आपको बता दिया है, पेरीमीटर 340 मीटर्स, ठीक है। तो हमें पता है रास्ते का जो एरिया है, पाथ का जो एरिया है, दैट इज इक्वल टू, बाहर की तरफ बना रहा है तो पेरीमीटर इंटू विड्थ प्लस 4w स्क्वायर। क्लियर है। पेरीमीटर कितना है 340, विड्थ कितनी है 1 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो ये है 340 प्लस 4 344, ठीक है जी। अब वो रेट क्या बता रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर के 10 रुपये लग रहे हैं बनाने के, तो ठीक है, इंटू 10 3440, ये रहा ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए डायग्राम मैंने बना के रखा है, देखता हूं कितना फायदा उठाओगे। रेक्टेंगुलर पार्क 60 मीटर लॉन्ग है, 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड, हैज 2 कॉन्क्रीट क्रॉस रोड्स। इसके बीच से, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसके बीच से 2 रोड जा रहे हैं, ये पार्क है, ओके। एंड रेस्ट ऑफ द पार्क हैज बीन यूज्ड एज लॉन, और ये जो बाकी बचा खुचा पार्क है यहाँ पर लॉन बना दिया है उसने, ठीक है जी। इफ द एरिया ऑफ द लॉन इज 2109 मीटर स्क्वायर, अगर लॉन का एरिया 2109 मीटर स्क्वायर है, ओके, ये जो लॉन बच गया है इन रोड को हटाकर, देन द विड्थ ऑफ द रोड इज, तो रोड की विड्थ कितनी है। तो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ईजीएस्ट पॉसिबल वे में यहाँ पर बताऊंगा। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है, करने को आप ऐसे कर सकते हो कि भैया ये लोन है और ये लोन है, अगर ये विड्थ W है तो 60 माइनस W/2 यहाँ पर बच जाएगा, बिकॉज ये पूरा 60 था और 60 माइनस W/2। अगर आपको ये समझ में भी ना आए ना तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 30 माइनस W/2, सॉरी 30 माइनस W/2, अगर समझ में आए तो बढ़िया है, अदरवाइज छोड़ो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दिक्कत क्या है, मैं इनका एरिया अलग अलग भी निकाल सकता हूँ, लेकिन ये 4 जगह पड़े हुए हैं, ये एक प्रॉब्लम है। अगर मैं इनको इकट्ठा कर दूं तो मजा आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस रोड को नीचे शिफ्ट करूंगा, इस रोड को उधर शिफ्ट करूंगा। इस रोड ने जितना एरिया ले रखा है उतना तो ये लेगा ही, इसने इस रेक्टेंगल के अंदर जितना एरिया घेर रखा है उतना तो ये घेरेगा ही। मैं इसको रेक्टेंगल से बाहर निकाल कर नहीं फेंकूंगा, जस्ट इसको एक तरफ कर दूंगा कि भाई बीच में मत आ, कैलकुलेट करने दे। इसको भी मैं एक तरफ कर दूंगा, अभी मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मजा आएगा। समझ में आ गई बात। तो मैंने चारों लोन को एक जगह इकट्ठा कर लिया, एक रेक्टेंगल की शेप में हो गया, इजीली मैं इनका एरिया निकाल सकता हूँ। कभी कभी वो डायरेक्टली एरिया निकालने के लिए बोलता है, कभी कभी एरिया देकर विड्थ पूछता है। एक बार फिर से बताऊं, आपको अच्छी लगी होगी एनिमेशन, ठीक है। दिखाता हूँ मैं ये सारी, इस अपने इस कोर्स में तो फिर भी थोड़ी सी कम हो रही है, बेसिक फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा करता हूँ मैं, ठीक है। तो क्लियर है, ये सारा मैंने इकट्ठा कर दिया। तो अब यहाँ पर जो लोन है उनका एरिया इकट्ठा हो गया। ये पूरा कितना था, ये पूरा था 60, तो ये कितना हो जाएगा, मान लो इसकी विड्थ W है, तो दिस विल बी 60 माइनस W। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना था भाई 40, दिस विल बी 40 माइनस W। तो 60 माइनस W एंड 40 माइनस W का प्रोडक्ट जो है दैट इज 2109। क्लियर है। तो या तो आप यहां पर क्वाड्रेटिक बना लो, या फिर अब यहां पर ऑप्शन यूज करना बेस्ट रहेगा। उसने क्या बताया है कि रास्ते की लंबाई बताओ, W की वैल्यू बताओ, तो अब आप ऑप्शन यूज करो ना, ऑप्शन A 3, तो 57 इंटू 37, 7 7 49, यूनिट डिजिट 9। ऑप्शन नंबर 5 यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, हो ही नहीं सकता। 6 यूज करोगे तो 4 चौके 16, हो ही नहीं सकता। एक्चुअल पूछा हुआ क्वेश्चन है CGL 2016 टीयर 2 में, ठीक है। 2 अगर यूज करोगे तो 8 8 64, 4 हो ही नहीं सकता। आंसर इस ऑप्शन 3, कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना। या फिर ऑप्शन स्ट्राइक ना हो तो क्वाड्रेटिक बना सकते हो, हाँ जी सर, या फिर इसको तोड़ सकते हो, इस भाई साहब को तोड़ दो, ठीक है। इसको ऐसी 2 वैल्यूज में तोड़ दो कि एक 40 से कुछ छोटी हो, दूसरी 60 से उतनी ही छोटी हो। आप तोड़ोगे इसको, 3 से डिवाइड करोगे, किसी और चीज़ से डिवाइड करोगे, तो 57 37 में टूटेगा कि 60 से एक वैल्यू जितनी छोटी हो उतनी ही दूसरी वैल्यू 40 से छोटी हो, तो कुल मिलाकर उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है।
या फिर एक और काम कर सकते हो, देखो जनरली क्या होता है, दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ये है तो उन्हीं दो वैल्यूज़ का हमें सम मिलता है, उन्हीं दो वैल्यूज़ का मतलब क्या होएगा, वो दो वैल्यूज़ का आपको प्रोडक्ट देता है गुणा या तो उन दोनों वैल्यूज़ का सम दे देगा या उन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस देगा। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस कितना है, 60 में से वही नंबर घटाया गया है, 40 में से वही नंबर घटाया गया है। 60 और 40 का डिफरेंस है 20 का, तो दोनों को सेम नंबर से घटाया गया तो डिफरेंस है 20 का। तो कुल मिलाकर इसको ऐसे दो नंबरों में तोड़ो जिनमें 20 का फर्क हो, इनमें 20 का फर्क है, तो समझ गए ना, हो जाएगा काम। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ ए रूम फ्लोर एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाई 20 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर रूम, इसने बता नहीं रखा क्या रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ ए रूम फ्लोर, ठीक है, इसको बताना चाहिए था वैसे, ठीक है चलो क्या ही कर सकते हैं, कभी कभी निकम्मा काम करता है ये एग्जामिनर। द लेंथ ऑफ ए रूम फ्लोर एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाई 20 मीटर। अगर इसकी ब्रेड्थ मैं 20 बी मान लूँ तो इसकी लेंथ हो जाएगी b + 20, 20 ज़्यादा है। द एरिया ऑफ द फ्लोर रिमेन सेम, फ्लोर का एरिया सेम रहता है कब, जब लेंथ को 10 घटा दें और ब्रेड्थ को 5 बढ़ा दें, ठीक है। फिलहाल इसका एरिया कितना है, फिलहाल इसका एरिया है b × b + 20। एरिया इतना ही होता है अगर लंबाई को 10 घटा दें, तो इसमें से 10 घटाओगे, कई बार बच्चे b - 10 रख देते हैं, भाई इसमें से 10 घटाओगे तो b + 10 बच जाएगा और इसको 5 बढ़ा दें यानी कि b + 5, तो एरिया सेम है दोनों केस में। तो कर लेते हैं सोल्व। इट इम्प्लाइज दैट b² + 20b = b² + 15b + 50। b² से b² गया, 15b इधर आएगा, 5b = 50, देयरफॉर b = 0, 5 से 5 कट गया, मजाक कर रहा हूँ, b = 10, ठीक है। तो अगर b की वैल्यू 10 है तो 30 × 10 300, ऑप्शन सी। एक बार एक बंदा था, मेरे को अभी तक याद है, मैंने परसेंटेज के अंदर मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, वैसे करवाता हूँ कि 16.66% ऑफ 216, तो 16.66 का मतलब है 1/6, ठीक है, इंटू 216। भाई साहब उसने 6 से 6 काट के 21 उत्तर निकाल रखा था। मैंने उससे पूछा था, वो बोल रहा था 21 है, मैं कहा भाई 21 क्यों है, तो उसने बताया। तो जनरली मैं ऐसे बोलता नहीं, स्टूडेंट मान लो वीक है कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, बट उसको मैंने प्यार से क्लास के बाद बोला कि भाई तुम्हारे बेसिक इतने वीक हैं कि तुम तैयारी छोड़ सकते हो, या फिर तुम दूसरी तीसरी क्लास से स्टार्ट करो मेरे भाई, हैं मतलब, क्योंकि उसने एक बार ये गलती नहीं करी, उसने 3-4 बार ऐसी ऐसी ही गलतियाँ करी, कहीं पर कुछ भी कर दे रहा था और मेरे से पूछ रहा था ऐसे क्यों नहीं होएगा। तो ठीक है, तो मान लो किसी का मैथ्स थोड़ा सा वीक है तो क्यों नहीं होएगा उसका स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा ज़्यादा वीक है तो भी हो जाएगा, बट बेस ही गायब है तो मंजिल कहाँ खड़ी होएगी भैया। ये बताओ भाई, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ईच विथ साइड 4 dm विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम 8 मीटर एंड 6 मीटर। तो यहाँ पर मेनली एक क्वेश्चन मैंने लिया है इस चीज़ के लिए, उसके साथ एक और टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा बस। तो ये dm होता है डेसीमीटर, ठीक है। अब कौन कौन सी यूनिट हैं ये मैं आपको याद करवाना चाह रहा था, कैसे आप याद करोगे उनको, उसका बहुत ही बढ़िया तरीका आपको देना चाह रहा था। देखो हम याद करते हैं ऐसे, किंग, सारी यूनिट याद करवा दूंगा, किलोमीटर, हेक्टामीटर वगैरह, बचपन में जिन्होंने आपको तंग किया होगा। किंग हेनरी डाइड, किंग हेनरी मर गया, और एक ग्रामर का रूल भी याद करवा दूंगा, मदर डिडंट, डिडंट का डी बड़ा करना चाहिए वैसे हमें, डिडंट क्राई। एक ग्रामर का रूल क्या है कि डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, याद है ना, मदर डिडंट क्राइड कर देते हैं एग्जामिनर और वहां पर आप फंसते हो, डिडंट क्राई मच। और भाई किंग हेनरी मर गया और उसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा रोई नहीं, किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। तो यहाँ पर क्या है, के का मतलब है जी किलो, अब ये लग जाएगा किलोमीटर, अब ये आप कहीं पर भी लगा लो, मीटर लगा लो, लीटर लगा लो, और क्या लगा सकते हैं आप वो चीज़ें लगा लो जो पावर को, किलो जूल वगैरह, कुछ भी यूनिट लगा लो किलो के आगे, है
इसका मतलब है हेक्टा, मतलब ये सारी चीज़ों के लिए ट्रू होएगा। मीटर, लीटर, चीटर, सब कुछ, मतलब लंबाई नाप लो, वेट नाप लो, ग्राम लगा लो, हैं कुछ भी लगा लो, किलोग्राम, ये सब के लिए ट्रू है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसका मतलब होएगा, अब ये देखो डी के बाद सी यहाँ पर आता है, तो ये है डेसी। मैंने इसको कैसे याद रखा है, क्योंकि डेसी और डेका दो होते हैं, तो जिस डी के बाद सी आए, डीसी जैसी फीलिंग आ रही है ना, डेसी जैसी, तो ये डेसी है और ये डेका है। देखो रटा भी नहीं है मैंने। ठीक है, इसका मतलब है M फॉर मीटर, या फिर अब सर ये तो मीटर है, ग्राम वाला कैसे यूज होएगा, फिर उसकी जगह आप ग्राम लगा लोगे। याद रखने के लिए एक एनफ है, M फॉर मीटर, है ना। नहीं तो मदर की जगह ग्रैंड मदर लगाऊंगा मैं, है ऐसे कुछ कुछ लगाऊंगा, बढ़िया लगेगा फिर। ठीक है, तो मीटर है, तो डेसी, फिर ये सेंटी, और ये मिली। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, और हर इस चीज के अंदर वो चीज 10 होती है। ठीक है, आगे आगे जाते हुए 10 से गुणा होएगा। 1 किलोग्राम के अंदर 10 हेक्टाग्राम, 1 हेक्टाग्राम के अंदर 10 डेकाग्राम, तो 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होंगे, या 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे। देखो कितनी आगे गया, 1 2 3, तो 3 जीरो लग जाएंगी, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है ना, हो गया ना वेरीफाई। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। एक ही स्टेप आगे गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ऐसे वहाँ पर लिख सकते हो, कभी भी ज़रूरत पड़े तो। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। 3 4 5 सेकंड लगेंगे लिखने में, कितना टाइम लगेगा एक सेंटेंस लिखने में, तुरंत आपको 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अब करवा दूँ क्वेश्चन को। ठीक, और धीरे धीरे क्या होगा, जब आप इसको बार बार यूज़ करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। जैसे सेंटीमीटर में चीज़ें जनरली फ़ोन की डायमेंशन किस में आती है, कि फ़ोन कितना लंबा चौड़ा है, जब आप नया फ़ोन खरीदते हैं MM में देते हैं वो कंपनी वाले, MM में। वो सेंटीमीटर फिर भी बड़ा हो गया MM में, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं, मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, अब हाँ एक और बात, सर DM से तो डेसीमीटर हो गया, अब ये डेकामीटर नहीं हो सकता क्या, डेकामीटर नहीं हो सकता। डेकामीटर के लिए DKM या DAM ऐसे यूज करेगा। और आपको एक बात बता दूं, अपने एग्जाम के अंदर वो इसको यूज भी नहीं करता, एक बार भी नहीं देखा मैंने किसी क्वेश्चन के अंदर, इसको बहुत बार देख लिया। डेसीमीटर जनरली यूज किया जाता है, डेकामीटर नहीं यूज किया जाता है। डेका वाली यूनिट मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं यूज करते, बट वो नहीं करते। DKM या DAM आएगा, तो DM बोले तो डेसीमीटर। ठीक है, ये कन्फ्यूजन भी दूर। अब रगड़ देवत क्वेश्चन को। तो कितनी स्क्वायर टाइल आएंगी एक फ्लोर के ऊपर, तो सिंपल सी बात है भैया, ये रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसके अंदर कितनी स्क्वायर टाइल आएंगी, ऐसे छोटी छोटी कितनी आएंगी, तो सीधी बात है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बटे में एरिया ऑफ टाइल। एक टाइल को जब दूसरी जगह रखते हो, टाइल क्या घेरती है, टाइल एरिया घेरती है, तो इस बड़े से एरिया में ये छोटे छोटे एरिया कितनी बार आएंगे, अगर 10 बार आएंगे तो 10 टाइलें रख देंगे, 20 बार आएंगे तो 20 टाइलें। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, अब एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर के अंदर डेसीमीटर कितने होते हैं, मदर डिडंट क्राई मच, मदर डिडंट डी, या तो लिख लो, या मदर डिडंट। मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं, तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं छोटी यूनिट में ब्रेक करता हूँ। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का दिल नहीं कर रहा, तो छोटी यूनिट में ब्रेक करो। जैसे ये जो 3 मीटर है, ये 100 मीटर है, इसको आप 1000 डेसीमीटर में ब्रेक कर लो। हाँ आ गए, अच्छा मैं आगे चला गया, वही मैं सोच रहा यार, जज्बात बदल गए हैं। ये था, ठीक है, कहाँ है, हाँ ये 8 मीटर है, इसको हम 80 डेसीमीटर में बदल लें, तो 8 मीटर विल बी 80 60, और टाइल की लंबाई कितनी है, 4 डेसीमीटर, 4 × 4, तो कितनी टाइल आ जाएंगी, 4 से अगर आप काटोगे 20 बार 15 बार, 300 टाइल आ जाएंगी। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, बताओ। द फ्लोर ऑफ ए कॉरिडोर इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड, द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर विद ए कारपेट। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या मामला है।
मान लो अपने पास एक फ्लोर है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, इसकी 100 मीटर लंबाई है, इसकी 3 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। तो जनरली एग्जामिनर क्या बोलेगा, वो बताएगा कि कितनी कारपेट आएगी, द फ्लोर विद ए कारपेट विद 50 सेंटीमीटर वाइड। तो आप बोलोगे सर उसकी लंबाई नहीं बताई। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे भाई, आपने जब आप कपड़े की दुकान पर गए होंगे, ऐसे ये रोल देखे हैं, आपकी मम्मी ने या किसी ने सूट लिया हो, लेडीज जो सूट लेती हैं वो रोल से, थान उसको बोलते हैं, थान से उठा कर देता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि ये कारपेट जो है ये 50 सेंटीमीटर वाइड है, और वो ये पूछ रहा है कि कितनी लंबी कारपेट लगेगी इसके अंदर। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यार एरिया तो होता है मीटर स्क्वायर में, रेट बता रहा है 15 रुपये पर मीटर। ये मामला क्या चल रहा है? मामला ये चल रहा है कि कारपेट की लंबाई फिक्स रहेगी जो इस फ्लोर को कवर करेगी, कारपेट की ये जो चौड़ाई है फिक्स रहेगी। वो पूछ रहा है कि भैया लेंथ कितनी लोगे। अगर आप 1 मीटर लेंथ लोगे तो उसके लग रहे हैं 15 रुपये, ठीक है। तो अब अगर इस कारपेट से इस रास्ते को कवर करना है तो एरिया तो सेम होना चाहिए। इस कारपेट को इसके ऊपर बिछाएंगे कि भैया कितनी कारपेट बचेगी। तो सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल का एरिया है 100 × 3, दिस शुड बी इक्वल टू, कारपेट की चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर यानी कि हाफ मीटर, ये मीटर में है ना, हाफ मीटर, और लंबाई मुझे पता नहीं कितनी लगेगी, जितनी भी लगेगी लंबाई इंटू चौड़ाई इसके एरिया के बराबर होगी। कारपेट यहाँ से खरीद के मैं यहाँ पर चिपकाने वाला हूँ, तो ये 2 इधर आएगा, तो लेंथ इज इक्वल टू 600 मीटर। 600 मीटर लंबी कारपेट लेनी पड़ेगी, और 1 मीटर लंबी मिल रही है 15 रुपये में, तो इंटू में 15 कर दो, 9000 रुपये का खर्चा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए रूम आर 20 feet and 10 feet respectively. Square tiles of 2 feet length of 3 different colors are to be laid on the floor. Black tiles are laid in the first row. ये कर क्या रहा है देख लो। ये एग्जामिनर नहीं है, मेरे को लग रहा है मिस्त्री है कोई जिसने क्वेश्चन बनाया है। देखो, तो अपने पास एक रेक्टेंगल है, इसके पास 3 रंगों की टाइल है। रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई है 20 और 10। ये बोल रहा है 3 डिफरेंट कलर की टाइल्स हैं। मेरे से पहले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। हाँ, मैं उस पेज पे करा रहा हूँ कि हम जिस हिसाब से जिसके लिए कोर्स बना है ना। ब्लैक टाइल्स आर लेड इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में ब्लैक टाइल्स ले उसने करी हैं, यानी कि उसने ऐसे ब्लैक टाइल्स ले करी हैं। फर्स्ट रो का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अब इनको गिनने मत लग जाना कि इतनी ले करी है, मैंने बस वैसे ही डायग्राम बनाया है। इस फर्स्ट रो के अंदर उसने ऐसे टाइलें लिटा दी हैं। उसके बाद उसने क्या बोला है, एंड ऑन ऑल द साइड्स, सारी साइड्स पर उसने ब्लैक टाइलें बिछा दी, ठीक है। इफ वाइट टाइल्स आर लेड इन 1/3, जो इलाका बच गया उसके 1/3 के अंदर वाइट टाइल्स हैं, तो वाइट टाइल्स कितने में है जो बच गया उसमें? 1/3 में। और बाकी बच कितनी गई? ब्लू टाइल्स, ठीक है। तो जो ब्लू टाइल्स हैं वो कितने में होंगी? जो बच गया उसके 2/3 में। ये पूछ रहा है कितनी ब्लू टाइल्स हैं वहां पर, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि ये ब्लैक टाइल कितनी बिछा दी और कितनी टाइल्स बिछाई जा सकती हैं। तो रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई है 20 × 10। टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? टाइल्स की 2 फीट, ये भी फीट में, ये भी फीट में। तो टाइल स्क्वायर टाइल है, 2x2 फीट की है, 2x2 फीट की, ठीक है। तो 2x2, तो 2 दूनी 4 पंजे, तो टोटल 50 टाइल्स बिछाई जा सकती हैं। अब किसी भी रंग की बिछा लो, टोटल 50 टाइल्स बिछाई जा सकती हैं। अब मैं गिनूंगा कि ब्लैक टाइल्स कितनी बिछाई गई हैं। देखो, ये 20 है, 2 लंबाई की बिछाई गई हैं, तो 20/2 कितनी टाइल हो जाएंगी? 20/2 10 टाइल। तो 10 टाइल तो यहां पर हो जाएंगी, 10 टाइल यहां पर हो जाएंगी। आप बोलोगे जी हाँ सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 10 टाइल हो गई यहां से लेकर यहां तक, 10 टाइल हो गई यहां से लेकर यहां तक। अब अगर आप इस चौड़ाई को देखोगे इसको, तो 2 फीट चौड़ी टाइल ऊपर बिछा दी, 2 फीट चौड़ी टाइल नीचे बिछा दी, तो 2 और 2 4, 10 में से 4 काट दो, कितना बचेगा? 6।
6 फीट का रास्ता बच गया, तो 6 फीट में 3 टाइलें बिछेंगी, और ऐसे ही यहां पर 3 टाइलें बिछेंगी। कई बच्चे क्या करेंगे, यहां पर बिछा देंगे, फिर यहां पर भी पूरे पर बिछा देंगे, इस टाइल के ऊपर भी टाइल बिछा देंगे। ज्यादा रुपए हो रखे हैं तुम्हारे पास, हैं? टाइल के ऊपर टाइल बिछा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखो 10 टाइलें, 10 टाइलें, 10 और 10 20, 3 और 3 6, 10 20 और 6 26 टाइल हो गई ब्लैक। 10 + 10 + 3 + 3 26 टाइल। अब 50 में से 26 टाइल तो हो गई ब्लैक, बच कितनी गई भाई, 24 टाइल। अब इस 24 में से 1/3 व्हाइट होंगी, 2/3 ब्लू। कौन सी पूछ रहा है, बोल रहा है ब्लू बताओ, तो इसकी 2/3, 24 टाइलें टोटल बची हुई हैं, तो 16 टाइल ब्लू होंगी। खत्म बात, ऑप्शन है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अलोन 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, ए बॉय, कौन सी मूवी का डायलॉग है, बॉय, ए बॉय टुक ए शॉर्टकट अलोंग द डायगोनल। एक बच्चा जो है लेंथ और ब्रेड्थ के ऊपर वॉक करने के बजाय उसके डायगोनल के ऊपर वॉक करके चला गया, ये उसने बता दिया, ठीक है। एंड सेव्ड ए डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द लॉन्गर साइड, और जो उसने डिस्टेंस सेव किया, मतलब उसको कितना कम चलना पड़ा, वो है लॉन्गर साइड का हाफ। मतलब यहां पर अगर वो जाता, उसके कंपैरिजन में उसको कम करना पड़ेगा, ये तो सीधी बात है भाई, शॉर्टकट है ये। तो कितना कम करना पड़ा, जो उसकी लेंथ है, जो लॉन्गर साइड है, उससे आधा जो भी बनता है उतना कम करना पड़ा। द रेशियो ऑफ द शॉर्टर साइड टू द लॉन्गर साइड, शॉर्टर और लॉन्गर का रेशियो। तो यहां पर क्या है, शॉर्टर बटे लॉन्गर ऑप्शन में दे रखी है, मैं ऑप्शन यूज करूंगा। और कौन से ऑप्शन यूज करूंगा, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो, जो रूट के अंदर ना आए, सीधी बात है। तो शॉर्टर अपॉन लॉन्गर 1/2 नहीं यूज करूंगा, 2 3 नहीं करूंगा, 1 4 नहीं करूंगा, 3 4 करूंगा। अगर शॉर्टर 3 है तो लॉन्गर 4 है, तो 3 4 5, ये 5 है। अब मैं वेरीफाई करूंगा, ये मैंने यूज कर लिया कि जो उसने बताया था वही हुआ क्या, 4 और 3 7, ठीक है। यहां पर उसने कितने यूनिट रास्ता बचाया, या कितने यूनिट कम चला, 2 यूनिट कम चला, इसके कंपैरिजन में 2 यूनिट कम चला। लंबाई जो थी उसका आधा कम चला ना, उसने यही बताया था, लंबी साइड का आधा कम चला। सिचुएशन वेरीफाई हो गई, हाँ जी सर, दैट्स इट। क्वेश्चन है कैट 2002 का। अब एक्चुअल में इसको कैसे करेंगे, मतलब कि विदाउट यूजिंग ऑप्शन, वो आप खुद करो यार, मैं बताऊंगा, एक बार खुद भी ट्राई कर लो। मतलब अदे मेरे से ही करवाते रहोगे, फिर एग्जाम किसने देने जाना है, मैं बैठ जाऊँ आपकी जगह। तो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अलोन 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, तो इसकी ब्रेड्थ को मैंने मान लिया है भैया x, तो इसको मैंने मान लिया है, इसको मैं b मान लूँ, वैसे मान तो x भी सकते थे बट ठीक है, b मान लिया। इसको मैंने मान लिया 2a। इसको मैंने 2a क्यों मानना, बिकॉज यहाँ पर जो उसने रास्ता बचाया है वो इसका हाफ है, ताकि हाफ हो सके। यहाँ पर जो उसने रास्ता चला है वो इस पूरे रास्ते के कंपैरिजन में कितना कम है, इसका हाफ a कम है, तो ये हो गया a + b। ये पूरा रास्ता क्या है, 2a + b, तो ये क्या हो गया, a + b। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पाइथागोरस लगाऊंगा, ठीक है। और फिर मुझे करना क्या है, देन द रेशियो ऑफ शॉर्टर साइड टू द लॉन्गर साइड, ठीक है, कर लेंगे भैया, ओके। तो इसका स्क्वायर 4a² + b² इज इक्वल टू इसका स्क्वायर a² + b² + 2ab। और कुछ यहाँ पर करना था क्या, बस यही है। चलो a² इधर आएगा, 3a², b² से b² कट जाएगा, इज इक्वल टू 2ab। एक a से एक a कट जाएगा, तो मुझे निकालना है b/2a। तो इस a को मैं उधर भेज रहा हूँ, b/a को उधर भेज दिया, विल बी इक्वल टू 3/2। तो मैं इंटू 1/2 क्योंकि मुझे b/2a निकालना है, शॉर्टर अपॉन लॉन्गर, तो 3/4 इज द आंसर, ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट the sum of the length and breadth of a rectangle is 6 centimeter. Okay, a square is constructed, CGL का क्वेश्चन है, such that
वन ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है भाई, स्क्वायर की साइड रेक्टेंगल के डायगोनल के बराबर है। इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज दिस देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज। ठीक है, बनाते हैं सिचुएशन को। उसने क्या बताया है, उसने बताया है कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6 और जो स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की जो साइड है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके डायगोनल के बराबर है। ओके, और उसने आपको बताया है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बस अब कर देते हैं इक्वेट, अब क्या ही कर सकते हैं। स्क्वायर की साइड हमें मिल गई तो इसका एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता नहीं, बट लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया तो हम निकाल लेंगे, अगर हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाए या एल प्लस पी मिल जाए, जो भी मिल जाए। अब हम देखते हैं कि इस चीज़ को, ये चीज़ हमने अब तक यूज़ नहीं की, इस चीज़ को यहाँ पर हम कैसे यूज़ करें। तो इसको मैं कर देता हूँ स्क्वायर, इसको मैं एल प्लस बी कर सकता हूँ, हाँ, या फिर मतलब कई तरीके हैं, इसको स्क्वायर कर दूँ या फिर ऊपर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB अपॉन एल बी इज इक्वल टू 5/2 और यहाँ पर मैं वो लिख दूँ 6। तो इट इम्प्लाइज दैट 36 माइनस 2LB इधर आ जाएगा 2 इंटू 2, ये ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 5LB। इट इम्प्लाइज दैट यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे LB मिलेगा, है ना। दो चीज़ों का प्रोडक्ट मिल जाएगा, सब मेरे पास ऑलरेडी है, मैं हिट एंड ट्रायल से निकाल लूँगा। ठीक है जी, तो 72 माइनस 4LB, तो माइनस 4 उधर जाएगा तो 9LB इज इक्वल टू 72, 9 8 72, L इंटू बी इज इक्वल टू 8। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 8 है, उनका सम जो है दैट इज 6, तो इस 8 को मैं तोड़ लेता हूँ, 4 दूनी 8, लंबाई 4 है और ये चौड़ाई 2 है, तो हमें चाहिए है ये वाली चीज़। रुको एक बार, ये मैंने निकाल लिया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको एक और तरीके से मैं कर सकता था, यहाँ पर आप समझ गए, मैं एक और तरीके से इसको निकालना चाह रहा हूँ ताकि डायरेक्ट उत्तर आ जाए, थोड़ा सा और सीख लेते हैं। यहाँ पर आ गया 4 और 2 की वैल्यू पुट करके उत्तर आ जाएगा, बट क्या हम उत्तर में इंटरेस्टेड हैं, नहीं, उत्तर से थोड़े से ज़्यादा में इंटरेस्टेड रहते हैं हम। ठीक है, मतलब सवाल तो सोल्व हो गया, इसको एक और तरीके से करके बताता हूँ। देखो, बिकॉज मुझे निकालना है स्क्वायर का एरिया, तो मैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही क्यों ना निकाल लूँ। यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, देखो अब ध्यान से, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इज इक्वल टू 36, आप बोलोगे जी हाँ, तो मेरे पास दो चीज़ें हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इस चीज़ से जो मैंने थोड़ी देर पहले किया था, तो मेरा उत्तर आ जाएगा एल इंटू बी के फॉर्मेट में। या फिर मैं एल बी को रिप्लेस कर दूं, एल बी को किससे रिप्लेस कर दूं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो मेरा उत्तर आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, जो कि मुझे चाहिए। तो ऐसा भी करके देख लेते हैं ना। ठीक है, तो एल बी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर मैंने 2LB कर दिया जानबूझ के, यहाँ पर भी मैंने 2 कर दिया ताकि मैं 2LB की वैल्यू यहाँ पर रख सकूँ। तो इट इम्प्लाइज दैट, तेज बहुत हूँ मैं। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2LB की वैल्यू क्या होगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक और बात, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये मत सोचना कि एग्जाम में आप ऐसे सोचेंगे, एग्जाम में जैसे भी निकलेगा हो जाएगा, यहाँ पर सीखेंगे तभी तो वहाँ पर अच्छा सोच पाएंगे। तो जो भी मुझे निकालना है उसको मैं ऐसे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रेक्टेंगल बटे में 2LB, 2LB की वैल्यू है रेक्टेंगल जो हमें चाहिए 36 माइनस रेक्टेंगल, 2LB की वैल्यू है, अगर मैं इसको उधर भेज दूँ 36 माइनस ये जो रेक्टेंगल है दैट इज इक्वल टू 5/4। तो जस्ट करके देख रहे हैं। ठीक है, ये 36 इनमें 1 का फर्क है, चलो छोड़ो, 4 रेक्टेंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 5 रेक्टेंगल, तो ये 5 रेक्टेंगल इधर आएगा, 9 रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ठीक किया है मैंने, 36 5 180 5, ठीक है, इसकी वैल्यू 20 ही आई थी क्या, तो ये आपको मिल रहा है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और उसने एरिया पूछा था, हाँ तो बस तो 20 आ गया, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है, निकल अपना पहले गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट,
द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए प्लेग्राउंड आर 36 मीटर एंड 21 मीटर रिस्पेक्टिवली. पोल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड ऑल अलोंग द बाउंड्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. ये क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई और चौड़ाई है 36 और 21, तो हर 3 मीटर की दूरी पर ये पोल गाड़ेगा. ठीक है, एक पोल ये यहां पर गाड़ेगा, फिर 3 मीटर दूर, फिर 3 मीटर दूर, 3 मीटर दूर, ऐसे गाड़ेगा. तो इसके लिए हम पोल वाला कंसेप्ट एक बार समझ लेते हैं. देखो, इससे पहले पोल वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं. एक तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यहां पर एक पोल है, यहां पर एक पोल है, यहां पर एक पोल है, यहां पर एक पोल है. ठीक है, ठीक है. तो दो पोल के बीच में मान लो 3 मीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितने पोल हैं? 5 पोल्स हैं. तो बच्चों से पूछता है एग्जामिनर कि ट्रेन जो है वो 5 पोल्स को कवर कर रही है, दो पोल के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस है, तो इतने सेकंड में कवर कर रही है. कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? तो बच्चे कर देते हैं 5 × 3, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि दो पोल के बीच में एक डिस्टेंस है. दो पोल के बीच में, 3 पोल के बीच में डिस्टेंस कितनी बार काउंट हुआ? 2 बार. 4 पोल के बीच में डिस्टेंस 4 बार काउंट नहीं, 3 बार. 5 पोल के बीच में डिस्टेंस 5 बार काउंट नहीं हुआ, 4 बार हुआ. तो जितने भी नंबर ऑफ पोल्स हैं उससे एक कम बार डिस्टेंस काउंट होएगा. ठीक है, अब इस चीज को वहां पर देखते हैं. तो ये चीज रटनी नहीं है, आप लोग रट लेते हो एक कम बार. अरे भाई, पोल बनाकर देख लो ना, 3 पोल बनाकर देख लो. 2 पोल में 1 बार, 3 पोल में 2 बार. अच्छा, 1 बार कम हो रहा है, 50 पोल में 49 बार. रटनी नहीं है. ठीक है, अब ये देखो, अगर मैं पोल लगाऊंगा ऐसे, तो अगर मुझे यहां पर, मैं यही एक बार बना ही देता हूं, 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज, मान लो 3 मीटर पर मैं पोल लगा रहा हूं. 6 × 3 18 मीटर लंबाई है. तो बच्चे क्या करते हैं कि 18 मीटर में 18/3 6 पोल्स. 6 पोल्स नहीं लगेंगे. ठीक है, स्टार्टिंग में 3 मीटर के ऊपर 2 पोल लग जाएंगे, स्टार्टिंग और एंड में. देखो, ये जो एक पोल है, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं. ये जो पहला पोल है, मैंने बिना चले ही गाड़ दिया है, बिना चले ही गाड़ दिया. अभी तो मैं चला ही नहीं हूं, मैंने पहला पोल गाड़ दिया. अब मैं 3 मीटर चलूंगा, एक पोल गाड़ दूंगा. 3 मीटर चलूंगा, एक पोल गाड़ दूंगा. 3 मीटर चलूंगा, एक पोल गाड़ दूंगा. ऐसे ही हो रहा है. तो एक पोल एक्स्ट्रा कट गया ना, क्योंकि पहला पोल तो बिना चले ही गाड़ दिया मैंने. तो अगर 18 मीटर है डिस्टेंस, तो 18/3 + 1 7 पोल गड़ेंगे. एक बार गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7. तो कितनी चीजें रटोगे? इसमें ऐड करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है? नहीं, करके देख लो. 2-3 पोल गाड़ के देख लो वहीं कागज के ऊपर. एग्जाम हॉल में ये नहीं है कंप्यूटर के पास ही पोल गाड़ दो. ठीक है, समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? अब क्वेश्चन को करें. देखो, तो यहां पर इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं. कैसे 2 तरीके से कर सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि भैया यहां से लेकर यहां तक कितने पोल गड़ेंगे. तो 36 / 3 + 1, एक पोल एक्स्ट्रा गड़ेगा. ठीक है, तो 13 पोल. यहां पर 13 पोल गड़ेंगे, यहां पर 13 पोल गड़ेंगे. फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, ये कोने काउंट हो चुके हैं. यहां पर जितने भी पोल गड़ेंगे उसमें से 2 घटाने पड़ेंगे. यहां पर जितने भी पोल गड़ेंगे उसमें से 2 घटाने पड़ेंगे. एक मैंने आपको रास्ता बता दिया है. सर 2 क्यों घटाने पड़ेंगे? देखो, कोनों पर ऑलरेडी गड़ चुके हैं, कोनों पर ऑलरेडी गड़ चुके हैं. पोल के ऊपर पोल नहीं गाड़ना. ठीक है, वही पोल मारूंगा मैं मुंह पे. ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं. दूसरे तरीके से कैसे? देखो, एक और बड़ा ही मजेदार तरीका है. देखो, मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक कैंची है, मैं इसको यहां से काट देता हूं. ठीक है, जैसे ही मैं इसको यहां से काटूंगा और थोड़ा सा तार से रेक्टेंगल बनी हुई है, मैंने इसको खोल दिया, तो ये ऐसे बनेगी. देखो, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ. ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है. तो ये है A B C D, ये फिर से A है. वही थोड़ा सा और रियलिस्टिक बना लेते हैं. ये फिर से है A. तो ये 4 साइड ही मैंने लिए ना, लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ. मैंने बस काट के खोल लिया. तो अब आपके सामने क्या होगा, यहाँ पर पोल गड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे पोल गड़ते रहेंगे. ठीक है, तो ये एक हिसाब से वही चीज़ होगी ना, एंड तक पोल गड़ेंगे वही.
सीधी लाइन पर पोल गाड़ने हैं, ठीक है। जब सीधी लाइन पर पोल गाड़ने हैं तो एक एक्स्ट्रा पोल गड़ेगा, एक एक्स्ट्रा पोल गड़ेगा, है ना। देखो 3 मीटर पर 2 पोल गड़ गए, एक गैप में 2 पोल, 2 गैप में 3 पोल, 3 गैप में 4 पोल। तो मैं सबसे पहले तो गैप देख रहा हूं, तो इसका पेरीमीटर कितना है मेरे भाई, इसका पेरीमीटर 36 + 21 दैट विल बी 57, 57 × 2 इसका पेरीमीटर है, डिवाइडेड बाई 3 + 1 इतने पोल गड़ेंगे, 19 दूनी 38 और 1 39। लेकिन ये वाला पोल और ये वाला पोल तो सेम ही है, मैंने इसको कैंची से काट दिया, उसके बाद वापस जोड़ूंगा तो ये तो सेम ही पोल है। अब -1 कर दो, ऑप्शन बी। क्लियर। तो यहां पर रटना नहीं है, मैं चाहूं तो मैं आपको रटवा सकता हूं कि पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 3 आंसर यही है। यहां पे वो यहां +1 किया, यहां पर -1 किया। अगर आप याद रख पाओ तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाई ये जो भी डिस्टेंस है 3-3 मीटर पर गाड़ने हैं आंसर। बट क्या है, जो बेस मैंने बनाया है इसके बिना आप भूल जाओगे, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई डिफरेंस भूल भी गए तो ऐसे निकाल लोगे आप, है ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गई बात। एग्जैक्ट 1.5 घंटे हो गए हैं और वीडियो भी ख़त्म हो गई है। तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। इस वीडियो के अंदर मतलब ये लेक्चर आपको कैसा लगा, फिर से एज यूजुअल है रिक्वेस्ट है आपसे फीडबैक दे दिया करो वहाँ पर, ठीक है। और एक और बात, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है एनरोल्ड बच्चों का आप लोगों का, वहाँ पर जो पिंड कमेंट है वहाँ पर एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है यार। मतलब जितने स्टूडेंट एनरोल्ड हैं वहाँ पर आप देख रहे हो कि अपने जो टेलीग्राम है वहाँ पर कितने स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, Tier 2 के बाद ही इतने सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हज़ारों की संख्या में वहाँ पर एनरोल्ड हैं। आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, भर दो भाई, हमें रिजल्ट जो है वो इकट्ठा करने में आसानी हो जाएगी। पूरा जोर लगा रहा हूँ मैं ताकि रिजल्ट आए अब की बार, ठीक है। तो जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर, टेलीग्राम ग्रुप है आपका, वहाँ पर जब आप ऊपर जो पिंड मैसेज हैं जो पिन कर रखे हैं वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, वो भर दो। अगर नहीं भरा है तो, भरा है तो थैंक्स, पढ़ाई पर लगे रहो, ठीक है। अगली वीडियो में मिलता हूँ।